हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ न्यूरोएनाटमी। हम स्नेल से चैप्टर नंबर 14 आज करेंगे विच इज़ अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपको इनिशियली स्टार्ट में अभी से बता देता हूँ कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मेरी एक जनरल एनाटमी BD चौरासिया की वीडियो है, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो भी जरूर देखिएगा बिकॉज दैट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस वॉचिंग द एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल फॉर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड देन स्टडिंग के न्यूरोएनाटॉमिकल लिंक उसके किस तरह से होते हैं। सो दैट इज अ वेरी हाई ईल्ड वीडियो, उसको देखिएगा जरूर गौर से। The autonomic nervous system and the endocrine control are, two major automatic type of systems in the body which control various movements. और जो ANS है, ANS अब जब मैं इस वीडियो में वर्ड यूज करूंगा, दैट बेसिकली मीन्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इट प्रोवाइड्स अ फाइन डिस्क्रीट कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ मेनी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इंक्लूडिंग, अब जरा देखें ऑर्गन कौन कौन से हैं जो ANS के कंट्रोल में आते हैं। हार्ट है, स्मूथ मसल्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं एंड देयर आर सो मेनी अदर्स, अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में। द एंडोक्राइन सिस्टम बाय मीन्स ऑफ इट्स ब्लड बॉर्न हार्मोन्स एक्सर्ट्स द स्लोअर मोर डिफ्यूज कंट्रोल। सो ये दो सिस्टम्स जो है ना, दीज आर कंसिडर्ड एज द ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी, जिसमें जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इट इज मच फास्टर एंड बंदा रिस्पॉन्ड्स क्विकली टू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और रिफ्लेक्स वगैरह जनरेट होते हैं। अब ANS जो है इट्स लाइक द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इन द सेंस कि इसके ये आपको ना दो लूप्स याद रखने के, देयर इज एन आफ्रेंट लूप ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड देन देयर इज एन इफरेंट लूप और ऑब्वियसली बीच में देयर इज अ कनेक्टर। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको जरा गौर से समझिएगा। ऑर्गेनाइजेशन जब बताऊंगा ना कि किस तरह से न्यूरो एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ANS होती है, तब ये बात अभी मजीद डिटेल में करता हूं, लेकिन इस वक्त जरा एक जनरल कॉन्सेप्ट समझ लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को फ्रॉम द वेरी आउटसेट समझने के लिए। सपोज दिस इज अ पर्सन, इस पर्सन में वी आर गोइंग टू स्टडी दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये दो कंपोनेंट आपको लाजमी याद रखने के। नंबर वन, देयर विल बी एन आफ्रेंट इंफॉर्मेशन। जो आफ्रेंट इंफॉर्मेशन है वो फ्रॉम द पेरिफेरल पार्ट्स। अब वो पेरिफेरल पार्ट आपका स्किन भी हो सकता है, आपकी अपर लिम्ब के हाथ की एक उंगली भी हो सकती है, वहां से कोई आफ्रेंट स्टिमुलस, कोई इंफॉर्मेशन हायर सेंटर्स तक जाएगी। सो देयर इज एन आफ्रेंट इंफॉर्मेशन। फिर वो जो इंफॉर्मेशन है वो कनेक्ट होगी इफरेंट सिस्टम के साथ वाया द कनेक्टर, और फिर एक इफरेंट सिस्टम होगा यानी एक आउटफ्लो सिस्टम होगा। सो ये दो पार्ट्स हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, और ये आपके मोटर सिस्टम के भी यही पार्ट्स होते हैं कि देयर इज एन आफ्रेंट एंड देन देयर इज एन इफरेंट। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली इज एन आउटफ्लो सिस्टम। ये बात आपको याद रखनी है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इट इज एन आउटफ्लो सिस्टम। अच्छा, जब हम कहते हैं कि इट इज एन आउटफ्लो सिस्टम तो इसका मतलब क्या है? आउटफ्लो सिस्टम का मतलब ये है कि इसके जो न्यूरॉन्स हैं they will come from the central nervous system and they will go towards the periphery. So this is the person, जब मैं central nervous system की बात करता हूँ, इस बंदे को अगर मैं थोड़ा सा extend करके ये बना दिया मैंने अब इसका brain, और ये मैंने इसका बना दिया spinal cord. Okay, so this is now transformed. The body parts have been removed. हाथ वगैरह निकाल दिए, अब brain बच गया और spinal cord बच गया. So मैं बात ये कर रहा था कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इट इज़ एन आउटफ्लो सिस्टम, इट इज़ एन इफरेंट सिस्टम, और ऑब्वियसली इसमें आफ्रेंट इनपुट होता है, पेरिफेरी से इंफॉर्मेशन और सेंसेशंस पहुंचती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन निकल के या न्यूरॉन्स निकल के पेरिफेरी तक जाते हैं। अब ये जो न्यूरॉन्स निकल के पेरिफेरी तक जाते हैं इसका एक जनरल पैटर्न है। जनरल पैटर्न ये है कि एक न्यूरॉन होगा ऐसा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जिसकी सेल बॉडी होगी, या स्पाइनल कॉर्ड में उसकी सेल बॉडी होगी, या हायर सेंटर्स में कहीं किसी न्यूक्लियस में सेल बॉडी होगी, और वो न्यूरॉन जो है वो निकल के किसी एक गैंग्लिया में साइनैप्स करेगा, और इस गैंग्लिया से एक और न्यूरॉन की सेल बॉडी होगी और वो फिर यूं एग्जिट करेगी। तो दो तरह के न्यूरॉन्स हैं। पहला न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल रहा है, दिस इज नोन एज प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और दूसरा न्यूरॉन जो गैंग्लियन में था जिसकी सेल बॉडी, और वो यहाँ पे साइनेप्स के बाद उसका एक्सॉन इस गैंग्लियन के बाद निकल के ऑर्गन तक जा रहा है। सपोज ये किडनी है तो यहाँ तक आ रहा है। इस न्यूरॉन को हम नाम देते हैं, दिस इज टाइप, ये सेकंड तरह का न्यूरॉन, दिस इज कॉल्ड पोस्ट गैंग्लियोनिक। और देखो ये नाम से वाजे है, प्री गैंग्लियोनिक मतलब गैंग्लियन से पहले वाला न्यूरॉन,
पोस्ट गैंग्लियोनिक मतलब गैंग्लियन के बाद वाला न्यूरॉन। जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, या तो न्यूक्लियाई ऑफ द ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में कहीं है। सो स्पाइनल कॉर्ड में हो या न्यूक्लियस में हो, कहीं भी, व्हाट वी मीन इज कि जो उसकी सेल बॉडी है इट इज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वो निकल के उसका एक्सॉन पहुंचता है किसी न किसी गैंग्लियन तक। अब ये जो गैंग्लियन है, ये गैंग्लियन या तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही होता है तो वो यहीं पे सिनैप्स करेगा। समटाइम्स ये जो गैंग्लियन है ये ऑर्गन के पास होता है, तो फिर उस केस में, सो फॉर एग्जांपल इफ आई रब एवरीथिंग नाउ एंड आई ट्राई टू ड्रॉ एड्रीनल मेडुला, सो ये किडनी है, किडनी के ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड है, ये उसका मेडुला। सो इस केस में ये होता है कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं और वो यहाँ तक आते हैं, फिर यहाँ पे एक गैंग्लियन होता है जिसमें साइनैप्स होता है और फिर पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स निकलते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर केस द गैंग्लियन इज वेरी क्लोज टू द ऑर्गन। सो जो भी अरेंजमेंट है, if the ganglion is near the central nervous system तब भी, और if the ganglion is near the organ तब भी, there are two neurons that we are talking about. There is a pre-ganglionic neuron and there is a post-ganglionic neuron, और ये जो दोनों neurons हैं they are part of the outflow system. They are part of the efferent system. इन neurons के जरिए the information is coming from the central nervous system and going towards the peripheral organ. So ये आपको general stuff समझना है कि there is always पूरा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इट वर्क्स लाइक दिस। अब इस सबको अगर मैं समराइज करूं, मैं चैप्टर को रीड आउट करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि फिर पूरा रीडिंग में हमें इट विल हेल्प अस। सो अगेन इफ दिस इज द पर्सन, what we are talking about is कि जब कभी हम autonomic nervous system की बात करेंगे, we have to remember there is an afferent neuron which will go from the periphery to the central nervous system, and then there is an efferent component, और वो efferent component होगा एक न्यूरॉन प्रीगैंग्लियोनिक, दूसरा न्यूरॉन पोस्ट गैंग्लियोनिक, और बीच में ये है, ये जो गोल बनाया है, दिस इज द गैंग्लियन। इससे पहले जो न्यूरॉन है दैट इज प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन जिसकी सेल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और फिर ये गैंग्लियन में जिसकी सेल बॉडी है जहां साइनैप्स हो रहा है, दिस इज नोन एज पोस्ट गैंग्लियोनिक। और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑर्गन तक पहुंचेगा, सपोज किडनी है या व्हाटएवर ऑर्गन, तो उस ऑर्गन तक ही पहुंचेगा। तो एक इफरेंट लूप है, दूसरा आफ्रेंट लूप है। तो ये प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक दे आर पार्ट ऑफ द efferent loop, ठीक है। और obviously in the central nervous system they are connected by the connector neurons. So इस general understanding के साथ जरा इस लाइन को पढ़ें। There are afferent impulses, there are afferent loop, connectors and efferent neuron. इस efferent neuron के अंदर ये दोनों तरह के न्यूरॉन शामिल हो जाएंगे, pre and post ganglionic neurons, ठीक है। The afferent impulses originate in the visceral receptor and travel via the afferent pathway into the central nervous system where they are integrated through the connector neuron at different levels and then leave via the efferent pathway to the visceral effector organ. So afferent information आ रही है from the visceral receptors and efferent जा रही है to the organs जहाँ पे वो information पहुँचानी है। और efferent का मतलब है ये दो neurons, preganglionic and postganglionic. Always remember this. The efferent pathway of the autonomic nervous system are made up of preganglionic and postganglionic. ये बात हो गई हमारी। The cell bodies of the preganglionic neuron are situated in the lateral gray column of the spinal cord and the motor nuclei of the 3rd, 7th, 9th and 10th cranial nerves. मैंने आपसे कहा था ना कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं उनकी जो सेल बॉडीज हैं they are either located in the nuclei of the brain or in the spinal cord. So यही बात यहाँ पे हो रही है। कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं ब्रेन में? 3rd न्यूक्लियस, 7th, 9th and 10th cranial nerve के न्यूक्लियस में इनकी सेल बॉडीज होंगी या होंगी in the lateral gray column of the spinal cord. The axons of these bodies, preganglionic neurons की बात हो रही है। The axons of these preganglionic neurons basically, you know, they leave from the central nervous system and they enter into the ganglia which are present outside the CNS. Now these ganglia are sometimes present just next to the spinal cord or sometimes they are present closer to the organ which is being supplied. The control exerted by the autonomic nervous system is extremely rapid. It's a quick response and it is widespread since one preganglionic axon may synapse with several postganglionic neuron. So एक प्रीगैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रहा है, इट कैन सिनैप्स विद अ लॉट ऑफ पोस्टगैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, ठीक है। एंड लार्ज कलेक्शंस ऑफ afferent and efferent fibers and their associated ganglia are sometimes also known as autonomic plexus, which are particularly enlarged in thorax, abdomen and pelvis. पढ़ेंगे अभी इनके बारे में। The visceral receptors include chemoreceptors, baroreceptors, osmoreceptors. ये बात हो रही है afferent loop की। मैंने आपसे कहा ना कि autonomic nervous system में informations आती हैं central nervous system तक। This is
इज व्हाट वी कॉल द afferent लूप। तो afferent इंफॉर्मेशन जो आ रही हैं दे मे बी कमिंग फ्रॉम आइदर द chemoreceptor और baroreceptor। chemoreceptor detect changes in some chemical composition, baroreceptor detect changes in the pressures, osmoreceptors in the osmolarity, pain receptors भी हैं। So these are all examples of the afferent incoming stimuli. The information provided in this chapter is extensively used in clinical practice. Obviously it's a very very important clinical chapter, ठीक है। अब बात करते हैं with this preamble, याद रखना है आपने कि there is an afferent loop, there is an efferent loop। efferent loop में there is a preganglionic fiber, postganglionic fiber। इस चैप्टर में अब मैं ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज करूंगा, preganglionic, postganglionic, receptor, effector। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको अब क्लियर होनी चाहिए with this preliminary discussion। Now let's talk about how the autonomic nervous system is actually organized in your body। The autonomic nervous system is usually divided into two components। आपने ये नाम कई दफ़ा सुने हैं। There is a sympathetic component and then there is a parasympathetic component। अच्छा, जब भी मैं अब देखें ये कहूँगा आपसे कि sympathetic and parasympathetic system, you should understand कि we are talking about the autonomic nervous system। And when I say that the autonomic nervous system is an efferent type of communication system, तो efferent का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए कि when we say efferent, it basically means कि sympathetic और parasympathetic are outflow systems from the central nervous system going towards the peripheral organs। Therefore it is called efferent system, क्योंकि ये central nervous system से निकल रहे हैं इसके न्यूरॉन्स और जा रहे हैं towards the periphery। और दो तरह के न्यूरॉन्स हैं, इन दोनों में दो ही तरह के न्यूरॉन्स होंगे। There will be preganglionic and postganglionic system in सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और यही दो न्यूरॉन्स प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक में भी होंगे। अब इनके ओरिजिन का डिफरेंस है, जब हम कहते हैं कि ये निकलता है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो जो सिंपैथेटिक पार्ट है, इफ़ यू लुक एट दिस डायग्राम, देयर वाज अ वेरी गुड डायग्राम देयर। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि बात समझ में आए, और ये पूरा एक साथ आपको समझा देता हूँ, फिर हम टेक्स्ट पढ़ लेंगे इसका। सो एट द आउटसेट यू इन दिस डायग्राम सी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हियर इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम which is composed of the brain and the spinal cord। This is what we call the central nervous system। And then you see two colored fibers। So you see these blue fibers which are present here at the top and then here at the bottom। So ये जो blue colored fibers हैं, these are called, अब जरा गौर से सुनिएगा, these are called craniosacral outflow। Now why is this called craniosacral outflow? Because the upper component of these blue fibers is coming from the brain part, therefore it is called the cranio। And then the lower parts, lower fibers, they are coming from the sacral segments S2, 3 and 4, therefore sacral segment of the spinal cord, therefore they are called sacral। So craniosacral outflow, and the craniosacral outflow basically comprises of the parasympathetic nervous system। It makes the parasympathetic nervous system। So all the blue fibers that you are looking is basically the parasympathetic nervous system, and all the red fibers that you are looking at, these red fibers, this is all the sympathetic nervous system। अब ये जो sympathetic nervous system है, if you look at the sympathetic nervous system, it is starting from the thoracic segment T1 up till the lumbar segment L2। इसीलिए इसको हम कहते हैं thoraco lumbar outflow। So either it is a thoracolumbar outflow, हैं दोनों outflow। This craniosacral is also the outflow। And why we call this outflow? Yeah, in terms of outflow, we basically mean that this is the efferent system। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन निकल के ये सारे पेरिफेरल ऑर्गन्स तक देख रहे हैं। अब आई बना हुआ है, लैक्रिमल ग्लैंड, इन तमाम ऑर्गन्स तक इंफॉर्मेशन जा रही है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो आइदर द इंफॉर्मेशन इज गोइंग in the form of craniosacral outflow, and this is what we call the parasympathetic system, or the information is going from the thoracolumbar segments, and this is what we call the sympathetic nervous system। अब चाहे वो sympathetic nervous system हो या parasympathetic nervous system हो, arrangement एक जैसी है। So if you look here, the arrangement is like this। Let's first talk about the sympathetic system, which is the thoracolumbar outflow। इसमें होता ये है कि from the spinal cord प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज, इनकी सेल बॉडीज हैं ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स की, और वो निकल के बाहर आ जाती हैं। अब बाहर आती हैं, इसकी हम फाइन डिटेल्स देखेंगे कि किस कंपोनेंट ऑफ द स्पाइनल नर्व में या किस तरह दे ट्रैवल आउटसाइड। बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं, दे कम आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। नाउ दे डू वन ऑफ द थ्री थिंग्स।
हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ एक और ये येलो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज अ सिंपैथेटिक चेन। ये एक्चुअली हमारे स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ होती है, ऑन द राइट एंड द लेफ्ट साइड। ये चूंकि हम साइड व्यू देख रहे हैं तो एक ही नजर आ रही है, बट दिस इज अ लॉन्ग चेन ऑफ गैंग्लियन, इसमें बहुत सारे गैंग्लियन हैं। तो ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर निकलते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम के, दे आइदर, पहला इनका सिनेरियो ये है कि ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे और इस गैंग्लियन में जाके साइनैप्स करेंगे, और साइनैप्स का मतलब ये है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर यहां से निकल के अपने ऑर्गन की तरफ चला जाएगा। सो दैट इज वन सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर निकले, साइनैप्स किया और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर की फॉर्म में चले गए ऑर्गन की तरफ। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकले, उन्होंने इस सिंपैथेटिक चेन के गैंग्लिया में साइनैप्स उसी लेवल पर नहीं किया। जैसे केस नंबर 1 में दे वर साइनैप्सिंग एट द सेम लेवल, बट यहाँ सेम लेवल पे साइनैप्स नहीं किया। दीज न्यूरॉन्स, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, दे आइदर ट्रेवल अपसाइड और दे ट्रेवल डाउनसाइड एंड देन दे साइनैप्स इन सम अदर गैंग्लिया नॉट एट द सेम लेवल, यानी अपने लेवल पे नहीं सिनैप्स करता, या ऊपर किसी गैंग्लिया में सिनैप्स करेगा या नीचे ट्रेवल करके किसी गैंग्लिया में सिनैप्स करेगा। सो दैट इज सिनेरियो नंबर 2। थर्ड सिनेरियो ये होता है कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स निकलेंगे from the spinal cord, they will not synapse in the sympathetic chain, और वो इसमें से सिर्फ गुजर जाएंगे, they will just travel out away from there without synapsing, और वो फिर अब कहीं तो जाके synapse करना है ना उनको, so they will synapse somewhere else, some distance away from the central nervous system. So for example celiac ganglion है, यहाँ जाके synapse करेंगे तो अब post ganglionic fiber इस celiac ganglion से निकलेगा। So ये तीन scenarios हैं sympathetic system के, either the preganglionic fibers synapse at the same level and then the postganglionic fibers go towards the organ. Number 2, the preganglionic fibers emerge from the spinal cord, they either travel upward or downward and then synapse, और synapse के बाद फिर neurons निकलेंगे postganglionic towards the organ. Third case is the preganglionic neurons, they emerge from the spinal cord, they do not synapse in the sympathetic chain and they straight away go outside the central nervous system and synapse in the ganglion somewhere else in the periphery like celiac ganglion. So ये तीन कैटेगरीज हैं। देखें सिंपल सिस्टम हो गया ना, सिंपैथेटिक बात कर रहे हैं तो थोरैकोलम्बर आउटफ्लो है, थोरैकोलम्बर आउटफ्लो में हमें ये देखना है कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कहाँ से निकल रहा है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कहाँ जा रहा है, दैट्स द मेन स्टोरी। अब अगर हम क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो की बात करते हैं तो अगेन दिस इज इफरेंट सिस्टम, यानी पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव निकलेगी फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आइदर फ्रॉम द क्रेनियल रीजन, और जब क्रेनियल रीजन की बात करते हैं तो स्पेसिफिक क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई हैं जिनमें से ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं, और वो न्यूक्लियाई हैं क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 7, क्रेनियल नर्व 9 एंड क्रेनियल नर्व 10 के। तो इन न्यूक्लियाई में से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर की सेल बॉडीज होती हैं और एक्सॉन निकल के ट्रेवल करके दे मूव टुवर्ड्स द पेरिफेरी, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो गैंग्लियन हैं वो सिंपैथेटिक चेन की तरह नेक्स्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड नहीं होते। दीज गैंग्लियन आर प्रेजेंट नियर द ऑर्गन विच इज बीइंग सप्लाइड। सो अगर आई को सप्लाई जा रही है तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेगा और आई तक जाएगा, आई के पास ये सीलियरी गैंग्लियन है और यहां सिनैप्स होगा, यहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक छोटा सा फाइबर निकल के आई को सप्लाई करेगा। सो सिंपैथेटिक चेन इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है दे आर प्रेजेंट क्लोजर टू द ऑर्गन विच आर बीइंग सप्लाइड। तो क्रेनियम में इन जगहों से ये सप्लाई निकलती है, और सेक्रम के रीजन में S2, S3 एंड S4 यहाँ से भी ये लॉन्ग प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं एंड देन दे साइनैप्स क्लोजर। अब से फॉर एग्जांपल दिस इज वेरी क्लोज टू दी सेक्सुअल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंड देयर इज अ वेरी स्मॉल पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। सो दैट इज द जनरल ऑर्गेनाइजेशन। अब इस जनरल ऑर्गेनाइजेशन को आपने अच्छे से समझना है और इसको हम पढ़ भी लेते हैं सो दैट थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। फंक्शन वाइज आपको पता भी है, कई दफा ये बात हमने की है कि जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स हैं दे यूजुअली एक दूसरे के फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट हैं, यानी ऑपोजिट काम करते हैं। अगर ब्लड वेसल की कॉन्स्ट्रिक्शन ये सिंपैथेटिक आर्म करवा रहा है तो सिमिलर ब्लड वेसल की रिलैक्सेशन होती है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन से। सो दे परफॉर्म काइंड ऑफ अपोजिट फंक्शंस, देयरफॉर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। सो दे आर एंटागोनिस्ट, जैसे एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं बिल्कुल इसी तरह दे आर फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्टिक इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस टू ईच अदर।
सिंपैथेटिक पार्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर पैरासिम्पैथेटिक देख लेंगे. द सिंपैथेटिक सिस्टम इज लार्जर ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, इनरवेटिंग द हार्ट, द लंग्स, ब्लड वेसल्स, स्वेट ग्लैंड्स. आप इस डायग्राम ही को देख लीजिए कि ये जो रेड ऑर्गेनाइजेशन है कितने सारे ऑर्गन्स तक इसकी रीच है. सो इट इज गोइंग आउट एवरीवेयर. द फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम इज टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी, पर्टिकुलरली फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन. यानी ये वो सिचुएशन होती है जब कोई डेंजर है और बॉडी को यू हैव टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन. कोई आपके पीछे डॉगी लग गया, आपको भागना है, दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन. इस सिनेरियो में यू वांट योर हार्ट रेट टू बी इंक्रीज्ड. You want the arterioles to the skin and the intestine constricted because इस वक्त जब इमरजेंसी है तो आपको स्किन और इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू डाइवर्ट द ब्लड सप्लाई टू द मसल्स बिकॉज यू हैव टू रन. इसीलिए मसल्स की जो आर्टेरियोल्स हैं दे आर डायलेटेड. दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम. तो अगर आपको सिंपैथेटिक सिस्टम के फंक्शन याद रखने हो तो याद रखें कि दिस इज़ यू और आपके पीछे कोई इमरजेंसी लगी हुई है. दिस इमरजेंसी कैन बी एनीथिंग एंड देन यू हैव टू रन. सो रनिंग सिचुएशन में यू नीड more cardiac output, you need more blood supply to the muscles, you need probably less blood to the skin and gastrointestine. क्योंकि भागते वक्त emergency के वक्त you don't have to worry about digesting your food, you don't have to worry about the thermal regulation of temperature via your skin. These are not the things that you're worried about. You're worried about just run, and for running you need more and more blood to your muscles. In addition, the sympathetic nerves dilate the pupil so that you can see with much more clarity, inhibit the smooth muscles of the bronchi, intestine. इतना भी बंद नहीं कर देते इनको कि पता चले रेस्पिरेशन ही क्लोज हो गई. Bladder wall and close the sphincters. The hair is made to stand on and sweating occurs. So these are all the functions of sympathetic system. The sympathetic system क्या है मुझे बताएं. If I ask you in this terms कि ये afferent system है या efferent system है, so this is another efferent system, we know that. Parasympathetic और sympathetic दोनों efferent यानी outflow systems हैं. Outflow systems का मतलब ये है कि central nervous system से information निकल के it's going towards the periphery. और इसके components क्या क्या हैं parasympathetic nervous system के? There are preganglionic and postganglionic fibers, then there are sympathetic trunks and plexus and ganglia. अभी पढ़ेंगे इनकी डिटेल्स. जो efferent nerve fibers हैं जिसका मतलब है sympathetic outflow, it is basically composed of two types of neurons, preganglionic and postganglionic. होता ये है कि because this is the sympathetic outflow, so this is thoracolumbar outflow from the spinal cord. So thoracolumbar yani thorax and lumbar. The lateral gray columns of the spinal cord from the first thoracic yani thoraco and the second lumbar yani lumbar, thoracolumbar outflow. It possesses the cell bodies of the sympathetic connector neurons which basically turn into the preganglionic. So simple अल्फाज में आप ये कहें कि T1 से लेके L2 तक in the spinal cord there are cell bodies of the preganglionic neurons और ये myelinated neurons होते हैं. They leave the cord in the anterior nerve roots and pass via the white rami communicants to the ganglion of the sympathetic trunk. So basically ये organization आपने पढ़ी है पहले भी spinal cord के structure में. spinal cord से जब spinal nerves emerge होती हैं so they emerge via the anterior root and the posterior root. Anterior और posterior root मिलके spinal nerve बनाते हैं which then further divides into anterior ramus, posterior ramus. But the point here is कि spinal cord तो बड़ा सा segment है ना, लेकिन T1 से लेके L2 तक जो spinal cord है उसके lateral horn में there is the cell body of this preganglionic fiber. ये preganglionic fiber यूं ऐसे निकलता है in the एंटीरियर रूट और फिर एक वाइट रमाई कम्युनिकेंस के जरिए इस सिंपैथेटिक चेन तक आ जाता है जो कि बिल्कुल साथ में चल रही होती है स्पाइनल कॉर्ड के. तो अब ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है. दिस इज द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर. ये निकला और निकल के ये आ गया इस गैंग्लियन के अंदर. इस गैंग्लियन में ये साइनेप्स करेगा और यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेगा. इस डायग्राम में जो दिखाया हुआ है वो कोई और सिनेरियो है. इस डायग्राम में सिनेरियो नंबर 3 दिखाया हुआ है कि यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर की सेल बॉडी उसका एक्सॉन वो गैंग्लियन में आया, उसने यहाँ पे कोई साइनेप्स नहीं किया और इसमें से निकल के चला गया एंड इट इज़ नाउ साइनेप्सिक समवेयर एल्स व्हिच इज़ नियर द ऑर्गन. हमने ये बात की थी ना कि देयर आर 3 सिनेरियोज. सिनेरियो नंबर 1 में साइनेप्सिस एट द सेम लेवल. सिनेरियो नंबर 2 में आइदर प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स गो अप और डाउन. एंड सिनेरियो नंबर 3 में मैंने बताया था कि जो प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं दे डू नॉट साइनेप्स इन द गैंग्लियन, दे सिंपली मूव आउट एंड साइनेप्स समवेयर एल्स. तो यहाँ पे ये बात हो रही है. तो अब अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि जो प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो
किस तरह कनेक्ट होते हैं सिंपैथेटिक चेन के साथ. सो दे आर कनेक्टेड विद द सिंपैथेटिक चेन बाय द व्हाइट रमाई कम्युनिकेंस. ठीक है, तो ये वाली कहानी समझ में आ गई, साइनेप्स तक बात समझ में आ गई. वंस दीज फाइबर्स, द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, दे रीच द गैंग्लिया इन द सिंपैथेटिक ट्रंक, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज. अब इसमें कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे. दे साइनेप्स विद द एक्साइटेड न्यूरॉन इन द गैंग्लिया. द गैप बिटवीन द टू इज द न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइलकोलिन. द पोस्ट गैंग्लियोनिक, अब जो फाइबर्स हैं यानी जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं, ये गैंग्लियन से निकलेंगे and they pass to one of the spinal nerves as the gray rami communicans. So postganglionic fibers enter into the gray ramus. They enter into the gray rami communicans. So there is a gray white ramus and then there is a gray ramus. So postganglionic fiber, अब ये synapse हुआ हुआ है, ये preganglionic fiber आया एंटीरियर रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व, वाइट रेमस के जरिए ये यहाँ आया, इसने यहाँ साइनेप्स किया गैंग्लियन में, और यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ग्रे रेमस के जरिए एंड नाउ इट एंटर्स इनटू द स्पाइनल नर्व, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है टू द बॉडी इज वाया द स्पाइनल नर्व. सो जो याद रखने की बात है वो ये कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कनेक्ट होते हैं सिंपैथेटिक चेन के साथ बाय व्हाइट रमाई कम्युनिकेंस, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कनेक्ट करता है सिंपैथेटिक चेन और स्पाइनल नर्व को बाय द ग्रे रमाई कम्युनिकेंस. ठीक हो गया, तो ये सिंपल बात समझ में आने वाली है. नाउ दे ट्रेवल सेफलेट, एंड अब यहाँ ये बात हो रही है कि दे नॉट always synapse in the ganglia. Sometimes they travel up or they travel down or they leave it. So इस डायग्राम को भी अगर आप देखें तो इसमें ये तीनों सिनेरियो डिस्कस किए हुए हैं. So ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, या तो ये यहाँ साइनेप्स कर लेगा, दिस इज सिनेरियो नंबर 1. नंबर 2, या ये ऊपर मूव करेंगे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, या ये नीचे मूव करेंगे. So this is scenario number 2. And the scenario number 3 is that they will travel all the way out of the ganglia and they will synapse somewhere else. So there are 3 ways the preganglionic fiber of the sympathetic nervous system can behave. Okay, right, ये सारी ये डिस्कशन की हुई है. अच्छा, वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर सिंपैथेटिक सिस्टम के जो बगैर गैंग्लियन में साइनेप्स किए ट्रैवल कर जाते हैं, दे आर देन बेसिकली नोन एज द स्प्लैंक्निक नर्व्स. इन्हें स्प्लैंक्निक नर्व्स कहते हैं. मैं अक्सर एग्जाम में ये स्टूडेंट से सवाल करता हूँ कि भाई स्प्लैंक्निक नर्व्स क्या होती हैं, तो मुझे जवाब एक्चुअली सही मिलता नहीं है. स्प्लैंक्निक नर्व्स आर दोज प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो सिंपैथेटिक सिस्टम के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं और उन्होंने गैंग्लियन में साइनेप्स नहीं किया एंड दे ट्रेवल विदाउट साइनेप्सिंग, दे आर कॉल्ड स्प्लैंक्निक नर्व्स. ओके, सो अगर मैं पूछूं कि स्प्लैंक्निक नर्व्स में फाइबर्स हैं कौन से, न्यूरॉन्स हैं कौन से, प्री गैंग्लियोनिक या पोस्ट गैंग्लियोनिक, सो द आंसर इज प्री गैंग्लियोनिक. स्प्लैंक्निक नर्व्स कंटेन द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स. ओके, एंड देन दे साइनेप्स away from the central nervous system in a ganglion, away from the central nervous system. Okay, and sometimes in the rich plexus such as celiac, हम पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में, so don't worry about it. The afferent fibers, the sympathetic system जो है उसमें ऑब्वियसली दिस इज पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. और मैंने आपको स्टार्ट में ये बताया था कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें अफरेंट कंपोनेंट है, इफरेंट कंपोनेंट है और कनेक्टर कंपोनेंट है. सो इफरेंट कंपोनेंट सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हैं, अफरेंट फाइबर्स भी हैं. अफरेंट फाइबर्स आर बेसिकली इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरी, और वो सिंपल प्रोसेसिंग है जैसे सोमैटिक सिस्टम की है. So if you look here, let me show you this diagram for example. So here we have skin, और skin से the neurons are coming. These are the axons जिनकी cell body are present in the posterior root ganglion, or these are the afferent fibers and they are connected with the connector neuron to the sympathetic system. So sympathetic system is connected by the afferent system via the connector neurons. ये connector neurons बड़े इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे ये मोटर कंपोनेंट दिखाया हुआ है, दिस इज द मोटर कंपोनेंट ऑब्वियसली, कि स्किन से सिग्नल्स आए और afferent फाइबर्स पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में इनकी सेल बॉडी है एंड दे आर कनेक्टेड बाय द कनेक्टर न्यूरॉन टू द efferent system and now the muscle will contract. So this is all the motor component. But if you look at the sympathetic system या autonomic nervous system, it has almost the similar arrangement. कि let's try to have a look. This is stomach. Stomach से afferent fibers आ रहे हैं and they are also having their cell bodies in the posterior root ganglion and they are also connected with the preganglionic fiber. So there is an afferent input to the sympathetic system. Okay, right. Sympathetic trunk की मैंने आपको बात ऑलरेडी बता दी कि these trunks are two ganglionated nerve trunks that extend the whole length of the vertebral column. दोनों साइड्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे एक लॉन्ग चेन होती है जिसमें बहुत सारे गैंग्लिया होते हैं. दे आर बेसिकली द सिंपैथेटिक चेन. नेक रीजन में ईच ट्रंक हैज 3 गैंग्लियन. थोरैक्स में 11 से 12 गैंग्लियन होते हैं, 4 से 5 इन द लंबार रीजन and 4 or 5 in the pelvic region. In the neck, that's the only important thing that you have to remember. Remember the numbers and
रिमेंबर व्हाट दिस इज, सो ये डायग्राम याद रखिए. दिस इज अ गैंग्लियोनेटेड चेन, मतलब चेन ऑफ गैंग्लिया. बहुत सारे गैंग्लिया हैं, देखिए ये एक गैंग्लिया, फिर ये दूसरा गैंग्लिया, तीसरा, एक के ऊपर एक गैंग्लिया रखा हुआ. इतनी लंबी सी गैंग्लियन की चेन है जो कि बिल्कुल राइट नेक्स्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड है. सो दैट्स बेसिकली ऑल अबाउट द सिंपैथेटिक ऑर्गेनाइजेशन. कि सिंपैथेटिक सिस्टम में आपको याद रखना है कि इट इज़ फ्रॉम थॉरेक्स 1 to lumbar 2. 3 तरह के सिनेरियोज हैं, 1, 2 and 3 हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए. स्प्लैंकनिक नर्व्स का पता होना चाहिए, प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक की अरेंजमेंट पता होनी चाहिए. नाउ द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यहाँ भी यही है कि देयर विल बी ए प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, देयर विल बी ए पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. बात यह है कि इनके जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन हैं उनकी सेल बॉडीज थोरैकोलंबर सिस्टम में नहीं है, बट इट्स इन द क्रेनियोसेक्रल सिस्टम. क्रेनियम की अगर बात करें तो न्यूक्लियर कौन कौन से न्यूक्लियस हैं जिनकी नर्व्स में ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स की सेल बॉडीज हैं? नर्व 3, 7, 9 and 10, और इनके फिर अपने अपने नाम हैं. ऑब्वियसली दे आर ऑक्यूलोमोटर for 3, 7 is facial, 9 is glossopharyngeal and vagus is 10. और इनके जो न्यूक्लियस हैं उनके नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं. थर्ड का जो न्यूक्लियस है दैट इज एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस. फेशियल 7th क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस के नाम सुपीरियर सैलिवेटरी एंड लैक्रिमेटरी, सो द नेम्स आर रिटन देयर. और जो सेक्रल कंपोनेंट है वो S2, S3 एंड S4, यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे. मैंने आपको बताया कि ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स लंबे लंबे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं और ये जाके साइनेप्स करते हैं इन द गैंग्लियन विच आर प्रेजेंट क्लोज टू द विसरा. और ये जो लंबी लंबी नर्व्स हैं ये एक्चुअली प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, इनको हम स्प्लैंकनिक नर्व्स कहते हैं. सो स्प्लैंकनिक नर्व्स आर बेसिकली द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स विच डू नॉट synapse, which do not make synapse very close to the central nervous system. They go out, reach out to the organ और वहाँ synapse करते हैं. ये splanchnic nerves parasympathetic system में भी होती हैं और ये splanchnic nerves sympathetic system में भी होती हैं. तो sympathetic system के वो fibers, preganglionic fibers जो spinal cord से निकलेंगे और synapse नहीं करेंगे in the chain और किसी दूर ganglion में जाके ये भी splanchnic. अक्सर स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो splanchnic nerves हैं वो सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में होती हैं. भाई ऐसा नहीं है, ठीक है. दे आर प्रेजेंट इन बोथ, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ऑलराइट, द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, और अब ये सारी बात हम कर चुके हैं एक्चुअली कि ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं फ्रॉम द क्रेनियल रीजन, they synapse in these ganglion and supply the relevant organs. So for example, आई के पास एक गैंग्लियन होगा and the preganglionic fiber from the oculomotor will synapse in the ciliary ganglion and the postganglionic fibers will supply the eye. फेशियल नर्व की अगर बात करें तो ये प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, दे कम हेयर, लैक्रीमल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल, इनके न्यूक्लियाई इनके गैंग्लियन में सिनेप्स होगा एंड देन देयर आर शॉर्ट postganglionic, then otic ganglion. So these are the four ganglions that you have to remember, जहाँ पे सिनेप्स होता है और इन गैंग्लियंस से निकलते हैं पोस्टगैंग्लियोनिक फाइबर्स और इनमें आते हैं प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स. ठीक है, तो ये एक दफ़ा अगर सिस्टम समझ गए ना तो समझ जाओगे. आफ्रेंट सेम पैटर्न है जो मैंने आपको सिंपैथेटिक सिस्टम के लिए बताया कि देयर विल बी फ्रॉम द विसरा there will be afferent fibers coming to the dorsal root ganglion or they will be connected with the sympathetic as well as the parasympathetic outflow system. So we can feel and then we can have effect, which is the efferent pathway, or efferent pathway is the sympathetic or the parasympathetic outflow. This is extremely high yield discussion, so please pay attention and watch the video again if you don't understand it. ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाते हैं. अब ये large autonomic plexus का concept ये है कि there are certain places in the body such as thoracic region की अगर बात करें तो thorax में भी है ये, around the heart, पल्मोनरी एरिया, इसोफिजियल, यहाँ पे प्लेक्सेस बनते हैं, यानी देयर इज लार्ज गैदरिंग ऑफ सिंपैथेटिक फाइबर, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, गैंग्लिया. तो वो जो एक रश जमा हो जाता है उसको कहते हैं प्लेक्सेस एंड दे आर वेरी कॉमन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो फॉर एग्जांपल थोरैक्स में मैंने आपको ये चीज़ें बताई, कार्डियक, पल्मोनरी, इसोफिजियल. देयर आर ऑल्सो अदर प्लेक्सेस इन द बॉडी, फॉर एग्जांपल द सीलियक प्लेक्सेस, द सुपीरियर मेसेंट्रिक. सो दे आर नथिंग बट accumulation of, so for example if you look here, you see these are all the plexuses. काफी सारे, अब ये एरिया एक ऐसा एरिया है जिसमें काफी sympathetic fibers, parasympathetic fiber, इनके ganglia, so we call this the cardiac plexus, that sort of thing. so इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है यार. अभी एक्चुअली बहुत सारी हेडिंग्स ऐसी आएंगी जो सिंपल टू गो हैं तो हम तेजी से स्किम करेंगे. ऑटोनॉमिक गैंग्लिया. अच्छा, गैंग्लिया बेसिकली वो जगह है जहां पर
प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स के न्यूरॉन आएंगे और साइनैप्स करेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के साथ. सो दैट इज नोन एज गैंग्लिया, एंड दिस गैंग्लिया आर प्रेजेंट आउटसाइड द नर्वस सिस्टम. इफ दे आर प्रेजेंट इनसाइड द नर्वस सिस्टम, अगर सेल बॉडीज की अक्यूमुलेशन विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो उसको हम यूजुअली नाम देते हैं न्यूक्लियाई, या इन सम सर्कमस्टांसेस आल्सो नोन एज द बेसल गैंग्लिया फॉर एग्जांपल. सो द बेसल गैंग्लिया एंड न्यूक्लियाई, they are present in the central nervous system, and the autonomic ganglia, they are present outside the central nervous system, but they are basically the site where the preganglionic nerve fibers synapse onto the postganglionic nerve fibers. इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है. autonomic ganglia जो है, it consists of a collection of multipolar neurons. This is not high yield, ये सारी discussion is not high yield, small intense process. I'm just kind of skipping this. अब ये इंपॉर्टेंट है आपको पता होना कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यूज करते हैं. सो दैट्स बाय एंड लार्ज एसिटाइलकोलिन, बोथ इन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. बात हो क्या रही है? बात ये हो रही है कि सपोज दिस इज यू, और यहाँ ब्रेन से एक सिंपैथेटिक, अच्छा ब्रेन से सिंपैथेटिक न्यूरॉन निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता. सो दैट्स अ टेक्निकली रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो जो है वो कौन सा आउटफ्लो होता है? पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो. सो देयर इज नो सिंपैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम द ब्रेन. सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग. आप एग्जाम्पल में भी ऐसी गलत बात नहीं कर सकते. सो सपोज ब्रेन से क्रेनियल नर्व 3 के न्यूक्लियस से एक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर निकला, और ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर किसी न किसी गैंग्लिया में ऑब्वियसली जाकर के साइनैप्स करेगा और वहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर इमर्ज करेगा. तो यहाँ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर की जो नर्व एंडिंग है, अगर इस डायग्राम को बड़ा करके बनाए, सो दिस इज द सेल बॉडी ऑफ द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, ये उसका एक्सॉन है, एंड देन दिस इज द सेल बॉडी ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, और ये उसका एक्सॉन है. सो इस जगह से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा वो कहलाएगा प्री गैंग्लियोनिक फाइबर का न्यूरोट्रांसमीटर, and that is acetylcholine, which is then destroyed by acetylcholine esterase in the ganglion. अब ये जो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा यहाँ से, द केमिकल, इट विल ऑब्वियसली गो एंड सिट ऑन टू सम रिसेप्टर. उन रिसेप्टर्स को हम नाम देंगे रिसेप्टर्स फॉर एसिटाइलकोलिन. और ये रिसेप्टर्स फॉर एसिटाइलकोलिन जो हैं ये दो तरह के होते हैं. दे आर आइदर कॉल्ड निकोटेनिक रिसेप्टर्स और मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स. और ये रिसेप्टर्स कौन से न्यूरॉन पर होंगे? प्री गैंग्लियोनिक पर या पोस्ट? ऑब्वियसली पोस्ट गैंग्लियोनिक पर, क्योंकि प्री गैंग्लियोनिक से तो एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है. सो दिस एसिटाइलकोलिन विच इज रिलीज फ्रॉम द प्री ganglionic, it goes and sit down on the post ganglionic cell body, और जैसे ही इस पे sit down करेगा, it will activate the events and the downstream signaling, depolarization start हो जाएगी, ठीक है. और वो अभी हम न्यूरोफिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से impulses transmit होती हैं from the neuron. So it's not the topic here how the excitatory postsynaptic potentials are generated. इस वक्त आप मोटी मोटी स्टोरी याद रखें कि if this is the cell body of a preganglionic nerve fiber, और यहाँ से निकलेगा एसिटाइलकोलिन, यहाँ ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर की सेल बॉडी है, इसके पास रिसेप्टर होंगे फॉर एसिटाइलकोलिन. एसिटाइलकोलिन विल सिट हियर एंड द डीपोलराइजेशन वेव विल ट्रेवल डाउन द लेन, ठीक है. There are some agents which are known to stimulate the synapse at the ganglia, and these are, for example, nicotine, lobeline, dimethyl phenyl paparazinium ये तमाम. यार ये भी इतना हाइल्ड नहीं है. तो ब्लॉकेज, अब जो ब्लॉकेज है गैंग्लियन का, यानी ये देखें, इफ देयर इज अ प्री साइनेप्टिक गैंग्लियन एंड देयर इज अ पोस्ट साइनेप्टिक गैंग्लियन, सो सम थिंग्स कैन excitate this process of synapsing and some things can obviously block it. Actually too much of the nicotine itself initially stimulate करता है nerve impulses की transmission को, but too much of nicotine actually kind of sensitizes the post ganglionic neuron membrane, और फिर उसके बाद वो inhibit कर देता है after a certain period. But that is not the topic to discuss here, because this is something that we will discuss in neurophysiology in great detail. अब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग्स हैं, विच नाउ मीन्स कि ये वो नर्व एंडिंग्स होंगी जो ऑर्गन्स तक जाएंगी. सो इफ आई हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू, ऑल्दो माई डायग्राम्स आर काइंड ऑफ कार्टूनिश एंड फनी, बट आई ट्राई टू क्लियर द कॉन्सेप्ट थ्रू द डायग्राम्स. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज यू, द ब्यूटिफुल यू, एंड देयर इज अ पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, एंड देन देयर इज अ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. ऑब्वियसली ये गैंग्लियन है. पोस्ट गैंग्लियोनिक का जब नर्व फाइबर निकलेगा तो ये किसी न किसी ऑर्गन को सप्लाई करेगा. सपोज दिस इज योर ब्यूटीफुल आई, तो ये आई को सप्लाई करेगा. अब पोस्ट गैंग्लियोनिक की यहां पर इस एरिया पर कौन से एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है या क्या रिलीज हो रहा है? सो न्यूरोट्रांसमीटर प्री गैंग्लियोनिक एंड पर तो रिलीज हो रहा था एसिटाइलकोलिन.
पोस्ट गैंग्लियोनिक एंड पर क्या रिलीज हो रहा है, दैट इज नाउ द टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट कि व्हाट इज द न्यूरोट्रांसमीटर देयर. पैरासिम्पैथेटिक अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है सो इट इज यूजुअली एसिटाइलकोलिन, और उसके आगे जो रिसेप्टर्स होंगे यानी जिन पर एसिटाइलकोलिन काम करेगा दे आर कॉल्ड कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स. और जो सिंपैथेटिक सिस्टम है दैट यूजुअली रिलीजेस उसके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन, और यहाँ जो रिसेप्टर्स जिन पर नॉरएपिनेफ्रिन काम करेगा दैट विल बी नोन एज एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, जो कि अल्फा और बीटा कैटेगरीज के होते हैं. अगेन अल्फा बीटा पर सिंपैथेटिक सिस्टम का क्या एक्शन होता है वो हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूरोफिजियोलॉजी. बट राइट नाउ रिमेंबर देयर इज द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, देयर इज द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर. द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर गोज इन सप्लाई टू द ऑर्गन, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर अगर पैरासिम्पैथेटिक है तो एसिटाइलकोलिन, सिंपैथेटिक है तो नॉरएपिनेफ्रिन. प्री गैंग्लियोनिक फाइबर यूजुअली एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर मस्कुरानिक और निकोटिनिक, नॉरएपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स आर एड्रिनर्जिक. सो ये सारी चीज़ें जितनी बता रहा हूँ इतनी याद रखनी है, इससे ज़्यादा जो बहुत लिखी हुई है टेंशन में नहीं आना, न्यूरोफिजियोलॉजी में करेंगे, ठीक है. सो हेयर फॉर एग्जाम्पल इज अ गुड डायग्राम टू डेमॉन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट कि दिस इज द सिंपैथेटिक चेन and this is the parasympathetic demonstration. This obviously is the pre-ganglionic fiber because यहाँ पे synapse हो रहा है तो ये post-ganglionic fiber होगा, और वैसे भी post-ganglionic fiber parasympathetic system में it's a short fiber. So पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, एसिटाइलकोलिन. पोस्ट गैंग्लियोनिक से भी कौन सा रिलीज होगा, एसिटाइलकोलिन. लेकिन सिंपैथेटिक की बात करें तो प्री गैंग्लियोनिक ये सारे फाइबर, ये वाला ये वाला ये वाला, दीज आर ऑल प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स. तो इन प्री गैंग्लियोनिक से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, एसिटाइलकोलिन. जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक से कौन सा रिलीज होगा, दीज आर द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स. दे रिलीज एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन इन दी suprarenal gland, but then and in some places it's also acetylcholine, particularly in the sweat gland and blood vessels, but usually it is epinephrine, norepinephrine by the sympathetic system, postganglionic fibers. Okay, so that's all very important discussion, और ये सारी आपको याद होनी चाहिए चीजें, भूलनी नहीं है. Okay, now so there are so many other neurotransmitters also identified, and but the main ones are acetylcholine, norepinephrine, epinephrine, but there are others. For example, neuropeptide Y, substance P. न्यूरोफिजियोलॉजी के टॉपिक्स हैं यार, बाद में पढ़ेंगे किस तरह ब्लॉक होता है एट्रोपिन से मस्कुरानिक रिसेप्टर्स एसिटाइलकोलिन के, we will talk later. इसी तरह adrenergic blood, these are all the headings which are not relevant here, so I'm just kind of bypassing these headings and moving towards more important headings. Okay, अब enteric nervous system, यानी enteric nervous system का मतलब ये है कि जो आपका पूरा GI tract है, gastrointestinal tract, वहाँ क्या मामला है. There are two important plexuses of nerve cells and fibers extend continuously along and around the length of the gastrointestinal tract from the esophagus to the anal canal. यानी GI tract इतना important system है कि इसको एक अलग nervous system का पूरा arrangement दिया हुआ है, and they are submucous or Meissner's plexus, and the other one is known as the myenteric or the Orbach plexus. So दो plexus हैं जो पूरे GI tract पे उसके साथ साथ चल रहे हैं, इसोफेगस से लेके एनल कैनाल तक. तो जो सब म्यूकस प्लेक्सिस है जिसका दूसरा नाम मीजनर्स प्लेक्सिस है, इट लाई बिटवीन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द सर्कुलर मस्कुलर लेयर. और जो दूसरा प्लेक्सिस है यानी ऑर्बाक प्लेक्सिस या माइंट्रिक प्लेक्सिस, इट लाइज बिटवीन द सर्कुलर एंड द लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर. द सब म्यूकस प्लेक्सिस इज मेनली कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ द ग्लैंड्स एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन में जो ग्लैंड्स हैं दैट इज मोर कंट्रोल्ड बाय द सब म्यूकस प्लेक्सिस, वेयर इज द माइंट्रिक प्लेक्सिस कंट्रोल्स द मसल मूवमेंट्स ऑफ द गट वॉल. सो very important role of so there is designated plexus. Plexus का मैंने आपको concept पहले समझा दिया था कि it's a place where a lot of sympathetic and the parasympathetic and the ganglia they all merge together और एक जमघट्टा लग जाता है, एक रश लग जाता है, उसे हम कहते हैं plexus. So digestive system में it is there. Different types of neurons have been recognized in these plexus. Some neurons are bipolar neurons, some are this is not important to discuss right now, but just important is that enteric nervous system is an entirely different world. हम जब neurophysiology पढ़ेंगे तब ये बात करेंगे कि किस तरह पूरा digestive tract के जो functions हैं वो control होते हैं by designated plexuses. ये दो plexuses बड़ी important है यार. अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अब तक जितना आपने बात की है, जितनी मेरी बात सुनी है, वो अगर मैं आपसे कहूँ कि चॉक आउट द फंक्शंस ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सो यू शुड बी एबल टू टेल मी कि द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑब्वियसली अलॉन्ग विद द एंडोक्राइन सिस्टम इट मेंटेन्स द बॉडी होम्योस्टेसिस. द एनएस फंक्शंस फॉर मोस्ट पार्ट
द सबकॉन्शियस लेवल पे ये काम करता है, यानी हमें पता भी नहीं होता एंड इट्स वर्किंग, इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, हमारी मर्जी में नहीं है ये, ठीक है. सो इट इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय आवर विल, इट इज़ ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड, देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन प्ले रोल विद सोमैटिक एक्टिविटीज. एक बात मैं यहाँ बता दूं कि ऑल्दो दिस इज एन ऑटोमेटिक टाइप ऑफ सिस्टम, इट इज़ वेल कनेक्टेड विद द सोमैटिक सिस्टम, यानी कि हमारे जो कॉन्शियस लेवल्स हैं उनके साथ इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड. सो ये आपको ऐसा नहीं समझना कि इट इज़ वर्किंग इन एंटायरली डिफरेंट डोमेन, ऐसा नहीं है. द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑटोनॉमिक एंड न्यूरोकाइन सिस्टम्स आर इंटीग्रेटेड विद इन द हाइपोथैलेमस, सो दे आर वेल कनेक्टेड विद द हायर सेंटर्स. Sympathetic and parasympathetic components of the ANS cooperate in maintaining the stability of the internal environment of the body. The sympathetic part prepares the body for emergency situations, हमने already discuss किया, जबकि जो parasympathetic part है it more sort of conserves the energy of the body. Sympathetic and the parasympathetic parts of the ANS usually have antagonistic control over a viscous, यानी जो आपके विसरा हैं उन पर they have antagonistic function. इसका मतलब ये हुआ कि अगर sympathetic system वहाँ blood vessels को contract कर रहा है तो parasympathetic system वहाँ उनको relax करेगा, that sort of thing. अगर sympathetic system से heart activity fast हो रही है तो parasympathetic से वो slow होगी. This is called antagonistic function. However, many viscera do not possess this final dual control from the ANS. For example, smooth muscles of the hair follicles is made to contract by the sympathetic activity without यानी अब ये सुन लें, ज़्यादातर organs में अभी हम बहुत सारे ऑर्गन्स की ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई स्टडी भी करेंगे. इन मैनी ऑफ द ऑर्गन्स देयर इज अ डुअल सप्लाई, यानी एक ही ऑर्गन है उसमें सिंपैथेटिक चेन भी पहुंच रही है और पैरासिम्पैथेटिक. सो स्टमक है फॉर एग्जांपल, यू विल सी किस तरह से फाइबर्स इसमें पहुंचते हैं. सो मैनी ऑफ द ऑर्गन्स हैव बोथ सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन. बट कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स है बॉडी में जहां सिर्फ सिंपैथेटिक इनर्वेशन है, कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स हैं जहां सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ इन्होंने हेयर फॉलिकल्स इरेक्टर पाइलाई मसल की एग्जांपल दे रखी है, इसमें सिर्फ सिंपैथेटिक इनर्वेशन है, देयर इज नो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी. द एक्टिविटीज ऑफ सम विसरा आर केप्ट अंडर अ कांस्टेंट state of inhibition by one of the other components of the ANS. The heart in a trained athlete is maintained at a slow rate by the parasympathetic system vagus. So ये again that's a philosophical type of thing, हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग अब आई है, डिफरेंसेस बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स. और अब तक हम काफ़ी सारी बात करते रहे. सो फॉर एग्जांपल एक बात मैंने आपको बताई कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है दैट इज क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो, और जो सिंपैथेटिक सिस्टम है दैट इज T1 से लेके L2 तक. सो दिस इज अ थोरैसिक आउटफ्लो या थोरैको-लंबर आउटफ्लो. तो पहला डिफरेंस तो ये है कि उनके आउटफ्लो के रीजन्स अलग अलग हैं. फिर ऑब्वियसली और बहुत सारे काम है ना. सिंपैथेटिक गैंग्लिया जो हैं वो लोकेटेड हैं राइट नेक्स्ट टू द वर्टिब्रल कॉलम, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया है दे आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम इन क्लोज विसिनिटी टू द ऑर्गन विच इज बीइंग सप्लाइड. तो एक ये डिफरेंस है कि सिंपैथेटिक चेन के गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ ही हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक के गैंग्लिया बहुत दूर दूर हैं. इसी वजह से जो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है उसका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर बहुत लंबा होगा, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर बहुत छोटा होगा. सो ऑल दीज डिफरेंसेस आर देन रिटन हियर व्हिच we have been discussing throughout the chapter, but यहाँ इन्होंने उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख दिया है ताकि आपको पता हो कि what are the differences. और ये एक बड़ा अच्छा सा टेबल भी बनाया है, अभी इस टेबल को भी हम देखते हैं. फिर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के, उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स डिफरेंट हैं. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में द न्यूरोट्रांसमीटर एट द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग इज एसिटाइलकोलिन, जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम में इट कैन बी एसिटाइलकोलिन इन सम एग्जांपल्स बट एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. द सिंपैथेटिक पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी व्हाइल द पैरासिम्पैथेटिक कंजर्व्स द एनर्जी. सो ये टेबल अब जरा देखो, तो इस टेबल को जरा सुकून से पढ़ लेना यार, इसमें ना आपको हर चीज़ समझ में एक्चुअली आनी चाहिए. और ये सारा डिस्कशन हम पिछले पार्ट्स में इस वीडियो के कर चुके हैं. सो एक्शन फॉर एग्जांपल सिंपैथेटिक एक तरफ और एक तरफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है. सिंपैथेटिक सिस्टम का एक्शन है प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी, पैरासिम्पैथेटिक का एक्शन है कंजर्व्स द एनर्जी. ये फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में आपको भागने में हेल्प करेगा. आउटफ्लो सिंपैथेटिक का कहाँ से है, थोरैको-लंबर, और पैरासिम्पैथेटिक का क्या है, क्रेनियोसेक्रल.
ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं सिंपैथेटिक के माइलिनेटेड, इसके भी माइलिनेटेड, तो ये एक्चुअली कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ। गैंग्लिया सिंपैथेटिक सिस्टम का वर्टिब्रल कॉलम साथ 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 चल रहा है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक का अवे नियर द आई फॉर एग्जांपल, नियर द सैलिवरी ग्लैंड्स फॉर एग्जांपल, सो नियर द ऑर्गन, अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। न्यूरोट्रांसमीटर्स अलग अलग हैं, गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट्स, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स लॉन्ग हैं सिंपैथेटिक सिस्टम में, शॉर्ट हैं पैरासिम्पैथेटिक में। वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑलरेडी. So go through this particular table, and you will appreciate that all information written there is actually something that we have already discussed. Okay. Now a very important component of this chapter is how different parts of your body are innervated by the autonomic nervous system. अब हम करेंगे ये कि let us set a general principle. हम different organs की बात करेंगे. So for example, we will talk about eye. Then we will be talking, for example, about the lacrimal gland. Then we will be talking about salivary glands. Then we will be talking about heart. General principle सबका एक अभी तय कर लेते हैं ताकि ये पढ़ने में आसान हो. So for example, if we are talking about heart, what we will need to know in the discussion, जो भी टेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे, हमें क्या बात समझनी है? हमें समझना ये है, नंबर वन, इसमें कौन सा सिस्टम आ रहा है? इज इट द पेरिफेरल नर्वस, इज इट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इज इट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? कौन से फाइबर्स आएंगे इसकी तरफ? कोई एक फाइबर आएगा या दोनों फाइबर्स आएंगे? नंबर टू, उस सप्लाई का प्री गैंग्लियोनिक जो फाइबर है या प्री गैंग्लियोनिक सप्लाई है वो किस सेगमेंट से निकल रही है? दैट्स द नंबर 2 पॉइंट कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द सप्लाई. वी मस्ट नो दिस. और फिर अगर कोई किसी गैंग्लिया में उसकी इनर्वेशन बीच में साइनेप्सिस थे तो वो गैंग्लिया कौन से थे? आर देयर एनी गैंग्लिया इन्वॉल्व? आर देयर एनी प्लैक्सिस इन्वॉल्व? एंड व्हाट इज द रूट फॉर द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स? सो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ सिनैप्स कर रहे हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स यहाँ कैसे पहुँच रहे हैं? तो इन शॉर्ट टर्म अगर मैं इस सबको समराइज करूँ तो आपको हर ऑर्गन के बारे में ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑटोनॉमिक सिस्टम अप्रोच कर रहा है उस ऑर्गन को, कैसे अप्रोच कर रहा है, उसका रूट क्या है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कैसे आ रहे हैं, साइनेप्स कहाँ हो रहा है, कौन सा गैंग्लिया इन्वॉल्व है. हर ऑर्गन के बारे में ये सवाल हमें पता होने चाहिए एंड देन वी विल से कि यस हमने ये ठीक से पढ़ लिया है. सो अब वन बाय वन एक एक करके ऑर्गन स्टार्ट करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इसको स्टार्ट करता हूँ, आई की एग्जाम्पल लेते हैं. सो लेट्स बिगिन विद आई. और आई में पहली लाइन लिखी हुई है कि बोथ सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द इनवॉलंटरी फंक्शन ऑफ द आइरिस. यानी आई की तरफ सिंपैथेटिक फाइबर्स भी आएंगे और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी आएंगे. ओके, सो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग. सिर्फ आइरिस पे नहीं आते आई की तरफ, दे आल्सो कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड्स एंड जो आईलिड्स हैं दे आर पर्टिकुलरली कंट्रोल्ड ओनली बाय द सिंपैथेटिक. दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट कि कौन सा ऑर्गन is supplied by both parts of the autonomic nervous system और कौन सा organ is supplied only by any one of the single part. जैसे यहाँ हमने देखा कि जो eyelids हैं they are only supplied by the sympathetic system, लेकिन जो iris है that is supplied both by and the lacrimal glands both by the sympathetic as well as parasympathetic system. Okay, upper lids, the upper lid is raised by the levator palpebris superioris muscle. The major part of this muscle is formed by the skeletal muscle innervated by the oculomotor. अगर skeletal muscle होगा तो it is supplied by a cranial nerve. A small part of this muscle is a smooth muscle fiber. अब smooth muscle fiber है तो it will have the innervation from the autonomic nervous system. और इस केस में by the sympathetic postganglionic fiber from the superior cervical region. Extremely important information guys, क्योंकि अगर there are some diseases such as Horner syndrome and we'll talk about those syndromes later on कि अगर सिंपैथेटिक सिस्टम डैमेज है तो अपर लिड ऊपर की तरफ मूव करने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज दोज पार्ट जो स्मूथ मसल फाइबर वाला पार्ट है दैट इज नॉट बीइंग सप्लाइड. तो आपको सप्लाई पता होगी तभी तो आप इसको इंटरप्रेट कर पाओगे कि प्रॉब्लम हुआ क्या है. ठीक है, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और बेसिक जितने भी मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपको क्लिनिकल सिनेरियो समझ में आए. Iris, smooth muscles of the iris consist of circular and radiating fibers. The circular fibers form the sphincter and the radial fibers form the dilator. अब जो sphincter area है यानी जो circular fibers हैं they are supplied by the parasympathetic system. अच्छा, parasympathetic system है तो किसी न किसी cranial nerve nuclei से इसके nucleus से preganglionic fibers निकलेंगे. वो निकलते हैं from the Edinger Westphal nucleus of the oculomotor nerve, preganglionic fibers. और ये long preganglionic fibers travel करके आते हैं और फिर जिस ganglion में merge होते हैं that is the ciliary ganglion. यानी ये Edinger Westphal nucleus में cell body होगी preganglionic fiber की
देखिए, लॉन्ग इसका एक्सॉन निकलेगा, देन देयर विल बी अ सीलियरी गैंग्लियन जहां पे सिनैप्स होगा शॉर्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर के साथ, एंड दिस देन विल बी सप्लाई द स्फिंक्टर मसल. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर. यू नीड टू नो कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहां से आ रहा है और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर किस गैंग्लियन में साइनैप्स कर रहा था. ठीक है. अब जो डायलेटर पीपीडी है दैट इज सप्लाइड बाय द सिंपैथेटिक सिस्टम. तो देखो एक ही एरिया है आइरिस का, लेकिन इसमें जो दो डिफरेंट मसल्स हैं, स्फिंक्टर मसल और डायलेटर मसल, दे आर सप्लाइड बाय टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. जो डायलेटर कंपोनेंट है इट इज सप्लाइड बाय द सिंपैथेटिक सिस्टम. जो स्फिंक्टर कंपोनेंट है, जो उसके सर्कुलर मसल्स हैं, दे आर सप्लाइड बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो दैट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ. ओके. Lacrimal gland, parasympathetic secretomotor nerve fibers to the lacrimal gland originate in the lacrimator nucleus. यहाँ पे आप देखें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर का ओरिजिन क्या है, इन द lacrimator nucleus. यहाँ से ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आएंगे एंड दे विल साइनैप्स इन द गैंग्लियन कॉल्ड टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन. और यहाँ से अब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे, दीज आर द ग्रेटर पेट्रोजल ब्रांचेस एंड देन दे सप्लाई द lacrimal gland via the lacrimal nerve. So इसकी डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ so that you have an idea what we are talking about. So lacrimal gland, this is the lacrimal gland. Okay, so what's happening, what is reaching up till lacrimal gland, ये हमको समझना है कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कैसे पहुंच रहे हैं. So ये ब्लू जरा रूट आप देखिएगा, लैक्रीमेटरी न्यूक्लियस है फेशियल नर्व का, क्रेनियल नर्व 7. यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकले, ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ट्रेवल कर रहे हैं विद द फेशियल नर्व, विद द ग्रेटर पीट्रोजल नर्व, विद द नर्व टू टेरिगोइड कैनाल और यहाँ तक पहुंचे. ये पूरा जो मैंने अभी ब्लैक मार्क किया है, ऑल दिस इज द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जिसकी सेल बॉडी किधर है, इसकी सेल बॉडी लैक्रीमेटरी न्यूक्लियस में है. अब ये पहुंच गया इस न्यूक्लियस में. इस न्यूक्लियस का नॉट द न्यूक्लियस, इट्स द गैंग्लियन नाउ, बिकॉज न्यूक्लियस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं. ये गैंग्लियन है. इस गैंग्लियन का नाम है टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन. यहाँ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर की सेल बॉडी है और इन दोनों के दरमियान यानी प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक के दरमियान साइनैप्स होगा, ज़ाहिर एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, बिकॉज दिस इज अ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, तो इससे एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा. अब पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की सेल बॉडी और अब ये इसका एक्सॉन निकल के इन द मैक्सिलरी नर्व एंड इन द लैक्रिमल नर्व एंड टू द लैक्रिमल ग्लैंड. सो दिस इज नाउ द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर. दिस इज हाउ द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई रीचेस टू द लैक्रिमल ग्लैंड. Lacrimal gland is also receiving the sympathetic supply. If you see, it is coming from the T1 segment, the preganglionic going upward and synapsing in the superior cervical ganglion, and the postganglionic fibers going towards the lacrimal gland. So lacrimal gland contains both sympathetic as well as parasympathetic supply. So if you just look at the diagram, you understand what's actually happening there. सही है. अच्छा भाई, अब बाकी सेलेवरी ग्लैंड्स की भी हमने बात करनी है. द इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ द सेलेवरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. मुंह में पानी आना, कोई अच्छी खाने की चीज़ आपने देख ली, सो यू स्टार्ट सेलिवेटिंग, आपके मुंह में पानी आ जाता है. सो दैट्स एन इनवॉलेंट्री फंक्शन. ठीक है ना. 3 तरह के सेलेवरी ग्लैंड्स आपके पास हैं. दीज सेलेवरी ग्लैंड्स हैव सिमिलर सिंपैथेटिक नर्व ओरिजिनेशन बट दे हैव यूनिक पैरासिम्पैथेटिक ओरिजिन. सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल की बात करते हैं. सो लेट मी फाइंड वेयर इफ वी कैन सी फर्स्ट in the diagram and then we will move on to, so here we have the sublingual salivary gland, for example. Here we have the submandibular salivary gland. So in sublingual और submandibular की जरा sympathetic supply पहले देख लेते हैं. So T1 segment में preganglionic fiber की cell body है. It emerges and then moves upward to the superior cervical sympathetic ganglion. यहाँ पे synapse हुआ और ये अब post ganglionic fiber की cell body है which gets out of the sympathetic chain, enters into the external carotid plexus, and ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है ये सबलिंगुअल एज वेल एज सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड तक पहुंच गया. जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई यहाँ पहुंचेगी इन दोनों तक, उनका भी ज़ाहिर कोई प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होगा एंड दैट रिजाइड्स इन द सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस ऑफ द फेशियल नर्व इन द पॉन्स रीजन. यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर फेशियल नर्व में ट्रेवल करके पहुंचेगा सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में. पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर सप्लाई करेगा सबलिंगुअल को भी और सप्लाई करेगा सबमैंडिबुलर को भी. सो इफ यू जस्ट लुक एट द डायग्राम यू आर गुड टू गो. आपको समझ में आ जाएगी सारी कहानी चल क्या रही है. ठीक होगी बात. तो दैट्स अबाउट दी सबमैंडिबुलर एंड सबलिंग. अब ये सारा आप यहाँ पढ़ भी सकते हो. मैं आपको डायग्राम भी समझा देता हूँ सो दैट योर लाइफ बिकम्स
very easy. Okay, parotid gland. Where is the parotid gland story? Let me find out the parotid gland for you. This is the parotid gland. Again, two supplies. There will be a parasympathetic supply and there will be a sympathetic supply. So जो parasympathetic supply है वो देखें कहाँ से आ रही है. It is coming now from the inferior salivatory nucleus. जबकि जो दूसरे अभी हमने submandibular और sublingual देखे थे, they were coming from a different nucleus. So submandibular and sublingual was coming from the superior salivatory nucleus. While now when we talk about the parotid gland, इसकी preganglionic fiber की cell body पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई के लिए इज इन द इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस. देखें मैं टर्म्स अब तेजी से यूज करता जा रहा हूँ. आई एम यूजिंग इट जस्ट लाइक ए स्टोरी. आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो व्हाट इज द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई. आई एम अज्यूमिंग यू नो व्हाट इज द प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर. सो यहाँ मुझे अब एफर्ट्स डालने की अब जरूरत नहीं होनी चाहिए बिकॉज नाउ यू नो दैट. सो द प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई फॉर द पैरोटिड ग्लैंड have the cell bodies in the inferior salivatory nucleus of the glossopharyngeal nerve, and the preganglionic fibers then move and then come in the tympanic plexus, continue and then relay in the otic ganglion, और इस otic ganglion में synapse करते हैं postganglionic fibers के साथ, which then supplies to the parotid gland. Sympathetic supply कैसे पहुंचती है यहाँ तक? T1 preganglionic fiber moves up, synapse in the superior cervical ganglion, and the postganglionic fibers go to the parotid. ठीक हो गया. So all clear about the parotid gland. You can read this inferior cell, all the same story. Now it should be clear to you. How is heart supplied? The sympathetic postganglionic fibers for the heart arise from the cervical part and the upper thoracic portion of the sympathetic system, and the postganglionic fibers reach the heart by superior, middle and inferior cardiac branches of the cervical portion of the sympathetic train. अब इसकी भी डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए. So heart is receiving a lot of postganglionic fibers from the sympathetic supply. You see, इस region से भी आ रहा है, इस region से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से, and this is what is written here. The heart receives supply from the superior, middle and inferior cardiac branches. बहुत सारे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आ रहे हैं और इट्स बिकॉज हार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन इज सेंडिंग द इनपुट, द मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन इज सेंडिंग द इनपुट, द inferior cervical ganglion sending the input. All these are sending input to the heart. Pretty busy postganglionic supply from the sympathetic system. So heart is very well supplied. अगर हम parasympathetic supply की बात करें तो it is via the vagus nerve, जिसका preganglionic जो fiber है that is in the dorsal nucleus of vagus, and these preganglionic fibers come here and there is the cardiac plexus जिसका ये short post ganglionic parasympathetic fiber निकल रहा है. So that's how heart is supplied, preganglionic, postganglionic both. Okay. Not both actually, the preganglionic in case of parasympathetic, and it is coming to the heart, not directly supplying the heart but supplying the postganglionic, and postganglionic then supplies the heart. It's actually the postganglionic fiber which go and talk to the organ. It's never the preganglionic fiber. Okay, right. ये बात हो गई. और क्या है जी? Parasympathetic fibers originate from the dorsal nucleus of the vagus and descend and then ultimately go to the cardiac plexus. So we have actually postganglionic fibers will go and supply to the sinoatrial node and the AV node. So look at this diagram, remember the diagram and you are good. Similarly lungs. So lungs receives its supply from the sympathetic as well as parasympathetic system. Parasympathetic system, again there is preganglionic fiber, vagus का nucleus है, dorsal nucleus, preganglionic fibers coming in, and here we have the pulmonary plexus, the preganglionic fiber synapse, and there is a short postganglionic fiber, and the postganglionic fiber then supply different parts of the lungs, causing the bronchoconstriction, vasodilation, glandular secretion, all these sort of stuff. Okay, so that's the parasympathetic arm. Postganglionic fibers from the sympathetic chain are pretty long and they are coming from the spinal cord segments, T2 to T4. They are coming directly. You see a lot of ganglia are giving input in terms of postganglionic fibers to the lung. So lung is pretty busy in terms of sympathetic supply. So the sympathetic postganglionic fibers arise from 2nd to 5th thoracic ganglia of the sympathetic trunk. So 2nd to 5th, T2 to T5 segments all send postganglionics to the lung. Okay, right. What happens in the gastrointestinal tract? Pretty busy. Gastrointestinal tract actually है भी बहुत लंबा ना. So मतलब it starts from like esophagus से आप start कर लें उसको and then it going down तो फिर anal canal तक. So because it's a long tube, it has a very long and complicated supply. So let's talk about what happens in the gastrointestinal tract.
सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को अगर देखें तो इसको यूजुअली इस तरह डिवाइड कर देते हैं कि स्प्लेनिक फ्लेक्सर तक, कोलॉन का ट्रांसवर्स कोलॉन का जो स्प्लेनिक फ्लेक्सर है वहां तक मामला डिफरेंट है, और स्प्लेनिक फ्लेक्सर के बाद रेक्टम एनस यहां तक मामला डिफरेंट है. सो लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और असेंडिंग कोलॉन एंड ट्रांसवर्स कोलॉन अप टिल द लेवल ऑफ स्प्लेनिक फ्लेक्सर. तो यहाँ ये जो ब्लू वाले फाइबर्स हैं, दीज आर द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई एंड द रेड फाइबर्स आर द सिंपैथेटिक सप्लाई. पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई इन पार्ट्स पे आती है वाया द वेगस नर्व, एंड हियर वी हैव द सेल बॉडी ऑफ द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर. और इसकी सेल बॉडी कहां पर मौजूद है? इन द डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस. ये निकले प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स और वेगस नर्व में आते हैं, और यू नो ultimately they have to synapse ना, because they are preganglionic fibers. तो ये synapse करते हैं with the postganglionic fibers, which are actually the neurons of the myntaric plexus. अभी जो मैंने बताया था आपको कि पूरे gastrointestinal tract में Biesner's और Auerbach plexus हैं, तो उन दोनों plexus के postganglionic neurons के साथ ये fiber interact करते हैं. So ये preganglionic fibers आके यहाँ synapse करते हैं, और फिर ये postganglionic fibers muscles को और glands को supply करते हैं. So यही structure, यही preganglionic, postganglionic, it's similar in duodenum. It is similar, the same vagus supplies to the ascending colon as well as to the transverse colon from the dorsal nucleus of vagus. लेकिन जब हम बात करते हैं लोअर पार्ट यानी स्प्लेनिक फ्लेक्सर के बाद के पार्ट की, तो यहाँ जो इनपुट आ रहा है, that is coming from the sacral segments S2, S3 and S4. It's no more the cranial supply, it's the sacral supply. और ये जो nerves यहाँ से निकलती हैं, these preganglionic fibers are, these are the splanchnic nerves. ये splanchnic nerves कहलाती हैं, ठीक है. और ये भी ज़ाहिर है चूंकि preganglionic fibers हैं, so ultimately they will synapse with the postganglionic fibers, which will then supply the walls and the muscles and the glands of this part of the GI tract. So parasympathetic supply, sympathetic supply upper region की यानी up to the level of the splenic flexure is via the segments T5 and 11, and these preganglionic fibers, you can see they do not synapse in the sympathetic trunk, rather they leave the sympathetic trunk as the, this is the again splanchnic nerve, so it leaves as the splanchnic nerve and then synapse in the celiac ganglion and the superior mesenteric ganglion. और ये निकल रहे हैं फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, सीलियक गैंग्लियन से निकल के सप्लाई करेंगे स्टमक पर और डियोडेनम, और जो सुपीरियर मेसेंट्रिक है, इट आल्सो सप्लाइज द डियोडेनम, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज द असेंडिंग कॉलॉन एंड ट्रांसवर्स कॉलॉन. सो ये दो गैंग्लियन, इनसे निकलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स. सो दैट्स फॉर द अपर रीजन. लोअर रीजन ऑफ the GI tract is supplied sympathetically, ये एक नया टर्म मैंने निकाला है, by the sympathetic nervous system, I mean L1 and L2 segment, and this is also a splanchnic nerve because it is not synapsing in the ganglion. तो post ganglionic fibers जो है वो inferior mesenteric ganglion से निकलेगा, which is present away from the sympathetic chain. So ये सारा concept. So अगर आपको general principle पता है तो आप कोई भी diagram देख के बता सकते हैं कि how is it supplied. So for example, if I ask you how kidney is supplied, so kidney की supply parasympathetic system की, there is a preganglionic fiber in the dorsal motor nucleus of the vagus, the preganglionic fiber. Here is the short postganglionic fiber which then supplies the kidney. और अगर sympathetic supply की बात करूं, so from the thoracic segment the preganglionic fibers are emerging, not synapsing here and traveling all the way to the renal plexus region. चूंकि ये इतनी लंबी सी preganglionic fiber है जो synapse नहीं कर रहा, this is also called now the splanchnic nerve. तो splanchnic nerve वो nerves होती हैं which contain the preganglionic fibers which do not synapse in the ganglia, and they just travel all the way to a ganglia which is present away from the sympathetic chain. जैसे इस केस में यहाँ पे जो ganglion है, it is present in the renal ganglion plexus, और यहां से भी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकल के सप्लाई कर रहा है किडनी को. इफ यू टॉक अबाउट द सुप्रारीनल ग्लैंड के पास देयर इज नो पैरासिम्पैथेटिक कवरेज हियर, यू कैन सी इन द डायग्राम, एंड द प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स इमर्ज फ्रॉम द thoracic segments, travel up, go to the sympathetic trunk but do not synapse, और ये preganglionic fiber travel as an splanchnic nerve क्योंकि इन्होंने यहाँ पे साइनेप्स नहीं किया, एंड दे गो ऑल द वे अप टू द सुप्रारीनल ग्लैंड, और ग्लैंड में ही जाके साइनेप्स करते हैं, और यहाँ से फिर जो सेल्स हैं वो एक्चुअली पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की तरह बिहेव करते हैं, एंड दे रिलीज व्हाटएवर दे हैव टू, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन. सो इफ यू नो द जनरल स्ट्रक्चर, द जेनेरिक्स, यू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक्स, दैट्स द ब्यूटी. सो अब ये सारी जो डिटेल्स हैं ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, इनफैक्ट आपकी डायग्राम भी आप खुद डायसेक्ट आउट कीजिएगा. सो फॉर एग्जाम्पल हियर वी आर लुकिंग एट द यूरिनरी ब्लैडर. सो लुक एट द यूरिनरी ब्लैडर.
bladder. This is the parasympathetic supply. This is the sympathetic supply. Now the parasympathetic supply is coming from the sacral region S2, S3, S4. The preganglionic fibers are called the pelvic splanchnic nerves. Now some of these fibers synapse with the postganglionic neuron जो कि urinary bladder के muscle को contract करवाएंगे और sphincters को relax करवाएंगे. So that's how these two types of postganglionic fibers are supplying the urinary bladder. Sympathetic system को अगर आप देखें, so the sympathetic supply, preganglionic fibers are emerging. These are the postganglionic, sorry. The preganglionic are in the T11, L2 region, and these preganglionics synapse in the ganglion. Postganglionic fibers going to the wall of the bladder, which is the detrosal muscle, as well as to the sphincter. Detrosal muscle पे sympathetic activity relax करेगी इसको, और sympathetic activity constrict करेगी sphincter को. So that's all written on the wall kind of thing. And if we see the next diagram, which is the ejaculatory system, the sexual organs. So the genital organs in the males receive both parasympathetic and sympathetic supply. Parasympathetic supply is basically involved for the erectile function. It is involved in erection, and the sympathetic system is basically involved in ejaculation. And हमारे एक टीचर होते थे, वो हमें इस तरह बताते थे कि point and shoot. So that's the mnemonic that you have to remember, point and shoot. So point is for erection by the parasympathetic system, and shoot is the release, the shooting of sperms, obviously semen. So that is the sympathetic nervous system for S. So point and shoot, parasympathetic and sympathetic supply. Erection by the parasympathetic system and ejaculation by the sympathetic system. Okay, और इसकी supplies यहाँ पे बड़ी clearly बताई हैं. So here we have the corpora cavernosa, which is as well as the spongiosum. These are involved in erection, and they are supplied by the S2, S3 preganglionic fibers going down their hypogastric plexus. This is the synapse, this is the postganglionic fibers supplying the muscles. So once this system is activated, this penile structure will be erect. Okay, और जो sympathetic system है, the sympathetic system इसमें fibers preganglionic coming from L1, L2 region, synapsing in the sympathetic trunk, and then this is the postganglionic fiber going to the epididymal layers, और यहाँ से फिर जब ये contract करेंगी walls, then the sperms will be ejaculated. So this is at one point stimulating the contraction of the structures जिसमें से sperm ने release होना है. On the other hand, this is also going to the sympathetic system, also going to inhibit, contract the sphincter at the bladder, because there is a possibility that there is backflow of sperms into the bladder. So this is then contracted. This is the plus sign here. This is contracted by the sympathetic activity, and sperms release. So that's the diagram here. You just look at the diagram and you are good to go. Now I leave this to you. इसको आप खुद से समझें. नहीं समझ में आता तो मुझे आप मैसेज कीजिएगा. I will then explain. This is the female reproductive organ. Just try to read and try to explain at least one diagram at your own. मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको समझ में आई बात या नहीं, आपको कहानी सही से समझ में आई या नहीं. So see कि कहाँ से parasympathetic supply आ रही है, कहाँ से sympathetic supply आ रही है. Try to read it through the text as well. Then the last two headings are for the arteries of the upper limb and the lower limb, and that's pretty simple. Upper limb की जो arteries हैं, they are supplied by the sympathetic supply emerging from T2, T8 segment. Preganglionic fibers and the postganglionic fibers go to the arteries for constriction and vasodilation. Lower limb, the preganglionic fibers की cell bodies होती हैं at T10, L2 level, and the postganglionic fibers go and supply to the lower limb arteries. Now remember this all the discussion that we have been doing, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि preganglionic निकल रहे हैं, postganglionic, this is all the afferent loop of the autonomic nervous system. There is also input, और वो जो input है, that is the afferent system. ये efferent system है. The efferent component is the effector component. लेकिन ये सारा कनेक्टेड होता है विद द इनपुट एज वेल, विच इज द अफरेंट कंपोनेंट्स. एक एग्जांपल आपको दूं, देयर वाज अ डायग्राम. हम यहाँ बात कर रहे थे पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई से देयर विल बी इरेक्शन ऑफ द पीनिस. सो दिस इरेक्शन ऑफ द पीनिस इज बाय द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, एंड द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई इज द efferent outflow to the penile structure. लेकिन ये इरेक्शन होगी because of some input, and that input is known as the afferent supply. वो afferent क्या है? That afferent is the sexual arousal. That afferent is
stimulation of the glans penis for example, the body touch, body counters, intimate contact, ये सब afferents हैं और वो afferents pour in करेंगे into the efferent supply so that the penile structures are erect. So एवरी ऑर्गन, अभी जितने भी हमने ऑर्गन्स डिस्कस किए हैं, जितने भी पार्ट्स में हमने देखा कि किस तरह से प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक सप्लाई कर रहे हैं, देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन विद द अफरेंट सप्लाई एज वेल. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव एक्सप्लेन्ड द डायग्राम्स इन डिटेल एंड आई एम लीविंग द टेक्स्ट फॉर यू टू स्टडी. इफ यू हैव एनी क्यूरीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे टच कर लें या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप क्यूरी डाल दें, आई विल गेट बैक टू यू. ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑल द वेरी बेस्ट.